गाइस वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टडी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो और भी मिलती रहे। मेरी पॉलिटी की 5th वीडियो है और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, क्योंकि पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका मतलब ये जो 4 चीज़ें दी गई हैं इनमें से कौन कहता है कि ये धर्मनिरपेक्ष है? राज्य को कौन वर्णित करता है? ये करते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर बी। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछता है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये हमें बताना है कि जो अंतिम सत्र था वो कब आयोजित किया गया था। वह 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किस दिन? जिस दिन अंतिम सत्र था उसी दिन 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? मतलब किस नाम से जाना जाता है? संविधान में किस नाम से हमारे संविधान में उल्लेख है भारत का? भारत तथा इंडिया। इसको भारत तथा इंडिया कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं कहा जाता। करेक्ट आंसर इज ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत अर्थात इंडिया, इसमें हिंदुस्तान नहीं है, 2 नामों को लेकर भारत अर्थात तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? किसने लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। देखिए द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में बताते हैं आपको। करेक्ट आंसर इज ए है इसका, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन यानी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर माना है। किसमें माना है? अगर पूछता है कि हमारे प्रेम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर किसमें माना गया है, इसमें केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय के जो केशवानंद भारती वाले केस में माना गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है, यानी प्रेम्बल कहलाता है, यानी प्रस्तावना कहलाता है। भारतीय करेक्ट आंसर इज सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका
ज्ञातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी होगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर यह है अम्बेडकर जी के उसमें आए तो, नहीं तो वैसे इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? मैंने अभी बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के में कहा कि यह संविधान का पार्ट है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि उद्देश्य का यानी प्रेम्बल यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है, पार्ट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का डैश संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके, वर्तमान राज्यों, इलाकों, सीमाओं को, नामों को परिवर्तन कर सके। करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 3। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों को इलाकों, सीमाओं और नामों से परिवर्तन कर सके। करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों को इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। अगर कोई पूछे कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, वह था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आप इसकी अध्यक्षता वाली इसका सर का नाम याद रख लें, जो इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली की अध्यक्षता में रखा गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? मतलब त्याग करने से हो सकती है, समाप्ति से हो जाएगी, वंचन से हो जाएगी, लेकिन देशीकरण से नहीं होगी। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय संविधान के भाग 2 यानी पार्ट 2 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को लेखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे ये जो अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया गया है, यानी नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी गई है। भारत में एकल नागरिक का प्रावधान है, यानी एकल नागरिक यानी एक ही नागरिकता मिलती है, ये नहीं है जैसे अमेरिका में स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग मिलती है, ऐसा भारत में कुछ भी नहीं है। भारत में नागरिकता की समाप्ति नागरिकता का परित्याग करने पर यानी खुद ही त्याग दो, समाप्ति व वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकती है। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है, यानी करेक्ट आंसर इज डी। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कब हो सकते हैं, क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार में क्या पूछा है? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर ये देखिए, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। देखिए, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अपरिवर्तनीय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 358 एवं 359, 358 एंड 359 में मूल अधिकारों के लिए नंबर संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगर ये पूछे कि इसमें दिया 358 एंड 359 में दिया गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका देखिए, इसमें जो बताया गया इसका करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे, लेकिन जहाँ राइट टू संपत्ति एंड प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया है, वह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है? सामाजिक विभेद उन्मूलन करना। किसका? समानता का अधिकार है। ये सारे ही मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के बारे में उपबंधित
किए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचारों का अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। किसके बिना? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी गार्जियन कौन है? जी हमारी न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका है गार्जियन यानी संरक्षक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 यानी 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल याद रखने हैं कि 32 में आपने सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार एक है, जैसे मैंने भी बताया, पहले मौलिक अधिकार था, अब ये क्या है? एक विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है, बाकी और कुछ नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इसमें? 44 अमेंडमेंट 1978 में के अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300A में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है, जिसका विनियम साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अब इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? अभी जैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर इज 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट भी करते रहिए और साथ ही साथ याद भी कर लें। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A यानी 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार मात्र है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? मूल अधिकार। ये करेक्ट आंसर इज बी। संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में नया अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 to 14 वर्ष 14 ईयर एंड 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को यानी स्टूडेंट्स को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। पारित कब हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर भी 7 थे, लेकिन अभी जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो हटा दिया गया है, उसको हटाने के बाद अब 6 रह गए हैं। भारतीय संविधान संशोधन यानी वो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन भी कर लें और याद भी कर लें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? यानी 24 आवर्स के अंदर यानी करेक्ट आंसर इज डी। यूपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र है यानी प्रीवियस ईयर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो वह 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रह सकते,
उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 24 आवर्स, 24 घंटे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। एक रिट जिसके द्वारा जारी की जाती है कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी हाई कोर्ट, रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालय को प्राप्त है। यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट्स को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर ये पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछते तो आर्टिकल 32 और पूछते हैं उच्च न्यायालय के बारे में तो आर्टिकल 226। ये हो गया हमारा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? शारीरिक प्रस्तुत करो, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक प्रस्तुत करो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण की है, ये व्यादेश की नहीं है। देखते हैं हमारी किसकी है। मूल अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्टों को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। वे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये हमारी 5 तरह की रिट है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट बोले तो 32 के द्वारा रिट जारी करता है और हाई कोर्ट के लिए बोले तो 226। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिटों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के द्वारा जारी करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हम 226, जबकि आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए, यानी कब समाविष्ट किए गए? 1976 में समाविष्ट किए गए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, यानी किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। किसके द्वारा? 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की सूची जोड़ी गई, शेड्यूल जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, यानी स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में एक और कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। कितनी हो गई है सर? 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 614 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। यानी 614 वर्ष के व्यक्तियों को यानी स्टूडेंट्स को जो शिक्षा मिलेगी बच्चों को, वह मौलिक कर्तव्य यानी 11वां जोड़ दिया गया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? यानी किसमें? राइट टू इक्वालिटी। किसमें? 14, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान में समता यानी समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 to 18 के मध्य प्रावधानित है।
जिसमें से विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। समता का अधिकार। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के व्यक्तियों के लिए है। भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में प्राप्त हैं। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया वह आर्टिकल 90 में वर्णित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 के में निहित है। किससे? 36 to 51 में। आर्टिकल 36 से 51 के में निहित है यानी वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। यानी अगर पूछे भारत के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो यह है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, यानी बाध्य योग्य यानी केस करने योग्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकते, यानी इन्हें इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, इनकी ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कर रही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किया गया है। यह संविधान में भाग 4 के तहत यानी पार्ट 4 के तहत आर्टिकल 36 to 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल थे उनका पार्ट है। यानी सेम काम करोगे तो सेम ही वेतन मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39 घ यानी डी यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए, यानी वो मेल हो चाहे वो फीमेल, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए। गंतव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 डी के अनुसार संसद में 1976 में समान परिश्रम अधिनियम पारित किया गया है। सो गाइस, ये हमारे क्वेश्चन मोर देन 30+ क्वेश्चन हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर लें, इनको समझ लें और इनको याद कर लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है आपको मिलती रहे।